हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग सुबह की मॉर्निंग की करंट अफेयर कर रहे हैं। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि जो है करंट अफेयर मुझे याद नहीं होती है, मैं क्या करूं। तो देखिए, करंट अफेयर कभी याद नहीं करी जाती है, ठीक है, उसको समझा जाता है। जितना आपके दिमाग में फीड हो पाता है आप फीड करिए, जबरदस्ती का कोई चीज याद मत करिए, ठीक है। अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कोई खबर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पूरी खबर आपके दिमाग में नहीं आ पाती है, चलिए ठीक है, मैं मान सकता हूं कि पूरी खबर एक बार में स्टोर नहीं हो पाती है, ठीक है। आपने जो कुछ पॉइंट हैं वो बेसिकली नोट किए और उनको एक बार रिवाइज किया, छोड़ दिया। फिर जब अगले दिन ये करंट अफेयर पढ़ेंगे या कुछ दिनों बाद करंट अफेयर पढ़ेंगे तो देखिएगा जो आपने 8-10 दिन पहले पढ़ रखा था करंट अफेयर, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ चीजें रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर में सबसे अच्छा बात ये होती है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि करंट अफेयर में कुछ बातें रिपीट होती रहती है आपकी महीने भर बाद या फिर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, ठीक है। तो आपकी वो चीज रिवाइज होती रहती है और आपको रिवीजन ही हर दिन करना होता है। करंट अफेयर आपको हर दिन पढ़ना होता है, ऐसा मत करिएगा कि आप लोगों ने पूरे मंथ का करंट अफेयर एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर वो करंट अफेयर नहीं रह जाती है, वो फिर एक तरह का रटना हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस पे जो सबसे पहला पेज है, यहाँ पे ये खबर इंपॉर्टेंट है, स्टेट कोटा 50% को पार नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक न्यूज है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी न्यूज क्या हुई है स्टेट कोटा को लेकर के। स्टेट कोटा, स्टेट का जो कोटा होता है, जो रिजर्वेशन का कोटा होता है, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कोटा है वो किसी भी तरह से रिजर्वेशन है वो 50% को एक्सीड नहीं कर सकता। अब ये बात आई कहां से? ये बात इस यहां से आई है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी क्या किया है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने ये प्रस्ताव रखा था विधानसभा में कि जो है मराठों के लिए, स्पेशली जो वहां के लोकल रेजिडेंट हैं, जो मराठे हैं, बेसिकली मराठों के लिए क्या है, अलग से रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड किया जाए इन द गवर्नमेंट जॉब एंड द मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, डेंटल इंस्टीट्यूशन में, इन दोनों जगह इनको क्या किया जाए, मराठों को बेसिकली वहां पे कोटा प्रदान किया जाए। अब देखिए यहाँ पे कोटा सिस्टम क्या है, मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूं। अगर मैं देखूं 27% माफ कीजिएगा 27% किसको मिला हुआ है, ओबीसी को है ये कोटा, ठीक है। उसके बाद 22.5% ये जो कोटा है, ये कोटा मिला हुआ है एससी एंड एसटी को, ठीक है। ये कुल मिलाकर के हो जाता है 49.5%, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने बोला है कि जो कोटा है वो किसी भी तरह से 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। अच्छा ठीक है, तो आप बोलोगे सर 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है, ये जो कैप लगाई है 50% की, ये किसने लगाई है? तो ये कैप जो लगाई है 50% की वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बेसिकली कैप लगाई है। अच्छा, ये कैप लगाई कब थी? ये 1992 में एक बात हुई थी। देखिए, कोटा सबसे पहले जो मिला था वो एससी एसटी को मिला था, वो संवैधानिक कोटा है, ठीक है। एससी एसटी को जो कोटा है वो संवैधानिक कोटा है, मतलब अगर कहीं चुनाव वगैरह होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जो बात करते हैं, वो 22.5% जो कोटा मिला था एससी एसटी को मिला था। उसके बाद मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन में 27% कोटा मिला एससी को, ओबीसी को। अभी यहां तक किसी ने सोचा नहीं था कि 50% को एक्सीड किया जा सकता है। लेकिन 1992 में हुआ क्या था, 1992 में जब नरसिंह राव की सरकार थी तब बेसिकली उन्होंने 10% एक अलग से कोटा तय किया। वो किसके लिए तय किया? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ईवीएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए तय किया, ठीक है। ये 1992 की बात थी। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और इस केस का नाम था इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। अब जो उस समय की प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने बोला था कि हम 10% कोटा देंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये 1992 की बात चल रही, उस समय के लिए हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देंगे। इंदिरा शाहनी इस चीज को कोर्ट लेके गई
और बोला कि जो है अगर सबको इसी तरह कोटा मिलने लग जाएगा तो फिर बाद में कोटा एक ज्यादा मेजॉरिटी में आ जाएगा, ठीक है। और जो वाकई में एक जो मतलब फिर मेजॉरिटी में आ जाएगा, मतलब 60% हो जाता, नियर अबाउट कितना हो जाता, 60% हो जाएगा, 10% कोटा मिल जाता तो, ठीक है। और बाकी का 40% मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की हो जाती। तो बात यहां पे पच नहीं रही थी। इंदिरा शाहनी इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शाहनी के हक में फैसला दिया कि जो कैप है वो हम लगा रहे हैं 50% की। उस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद कैप लगाई थी 50% की। तो 50% की कैप किसने लगाई थी? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी और इंदिरा शाहनी उस केस में विनर हो गई थी। मतलब जो कोटा था 10% ईवीएस का जो कोटा था वो उस समय क्या कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको बोल दिया गया था, ठीक है। आप बोलोगे कि यह 2018 में भी तो यही हुआ है। 2018 में बेसिकली 2019 की बात करूं मैं तो 2018 या 19 की बात करते हैं तो 2018 के लास्ट में अगर बात करूं, जैसे 2019 की शुरुआत की बात करूं तो उसमें भी 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया है। अब वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली हो गया? देखिए यहां पे अभी जो केस है ना वो 10% वीकर सेक्शन का वो अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसका फैसला आने तक मैं उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं दूंगा, ठीक है। तो अभी तक ये समझिएगा कि भारत में जो कोटा है वो 59.5% है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह से वो 50% कोटा को क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अभी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट के लिए कोई फैसला नहीं दिया है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अब हम इसके लिए 11 जजेस की, स्पेशली 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे और वो पूरा का पूरा जो मामला है वो कहां चला जाएगा? 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चला जाएगा, ठीक है। अब जो महाराष्ट्र सरकार मराठों के लिए स्पेशली क्या लाने वाली है, कोटा सिस्टम लाने वाली है, वो सही है या नहीं सही है, या फिर 50% को एक्सीड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, वो अब कहां जाने वाला है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने वाला है। एक बात समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होती है वो मिनिमम 5 जजेस की होती है, 5 जजेस या 5 जजेस से ज्यादा की होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां बनती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बनती है और कहीं नहीं बनती है, ठीक है। चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं हम लोग। अगली न्यूज कौन सी है हमारी? अगली न्यूज है हमारी यहाँ पे एफडीआई का हाइक कर दिया गया है 74%। जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर की बात करता हूं, डिफेंस सेक्टर, ठीक है। अभी डिफेंस सेक्टर में कितना एफडीआई हो सकता था? मैक्सिमम जो एफडीआई हो सकता था वो 49% तक हो सकता था। क्यों हो सकता था 49%? अगर कोई भी कंपनी जो है वो 51% स्टेक कर लेगी तो वो मेजोरिटी में आ जाएगी। अगर कोई कंपनी 51% स्टेक कर लेगी, बाहर की कंपनी होगी तो वो स्टेक कर लेगी तो वो मेजोरिटी में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? वो मेजोरिटी में आ जाएगी। और इंडियन जो है, इंडियन गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहती थी कि स्पेशली डिफेंस सेक्टर में कोई मेजॉरिटी में आए, ठीक है, ताकि कल को कोई ना कोई उस पर मोनोपोली ना कर ले, इस बात पे डरती थी। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो 49% एफडीआई जो थी उसको बढ़ा करके 74% एफडीआई कर दिया है, ठीक है। 74% तक बाहरी कंपनियां निवेश कर सकती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे 4 शर्तें भी रखी गई हैं इसके साथ साथ, ठीक है, कि कल को फिर से कोई ना कोई इसमें अपना अधिग्रहण ना कर ले, इसलिए 4 शर्तें भी रखी गई हैं। ये जो 4 शर्तें बनाई हैं ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री ने बनाई, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज, इस क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ने ये बेसिकली शर्तें यहां पे अपनी लागू करी हैं, ठीक है। जो भी कंपनी आएगी एफडीआई के तहत 74% में एफडीआई में आएगी, वो उनके लिए 4 शर्तें लागू होंगी। वो 4 शर्तें क्या हैं वो आपको मैं फिर कभी डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि यहां पे जो हमारे पेपर में कोई भी डिस्कशन उसके बारे में नहीं है, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने इस बात का क्या किया है, उल्लेख किया है 4 शर्तों का, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो मिनिस्ट्री है वो किस, उसके मंत्री कौन है? तो उसके मंत्री हैं पीयूष गोयल हैं। कौन है? पीयूष गोयल हैं, पीयूष गोयल। आप बोलोगे पीयूष गोयल जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री के भी हैं, तो हाँ रेल मंत्रालय के भी हैं, इसके साथ साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के भी हैं। आगे बात करते हैं कि यहां पे एक और बात खुल के आती है कि डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के आप सब बताइएगा कौन है?
राजनाथ सिंह है ना, बताइएगा। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं हम लोग। अगली न्यूज यहां पे चलते हैं, पेज नंबर 1 पे है, जेई की न्यूज है। तो ये कोई न्यूज नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बस बताना ये चाहता था कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जो आईआईटी के लिए एग्जामिनेशन होते हैं। आईआईटी में एंट्रेंस के लिए कौन सा एग्जामिनेशन होता है? जेईई, जिसे कहते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है जो बच्चों का अपीयरेंस हुआ है, एग्जाम देने वाले बच्चे गए थे, उसमें केवल 74% बच्चे ही शामिल हुए हैं, मतलब 26% बच्चे जो हैं वो शामिल नहीं हुए ड्यू टू द कोरोना वायरस, ठीक है। किसी के पास पहुंचने के साधन नहीं थे या फिर किसी की प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, इसलिए वो बच्चे बहुत सारे नहीं जा पाए एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और अपने देश के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब इस तरह के एग्जामिनेशन कोई बच्चा छोड़ता है तो अपने देश को बहुत ज्यादा हानि होती है, जब जैसे जेई के और या फिर नीट के पेपर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 1 पे। यहां पे ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीफ की खेती से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं समझिएगा। यहां पे मेरा कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहता है। जब भी मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो मैं कोई भी पॉलिटिकल न्यूज डिस्कशन से बचता हूं हमेशा, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी बात इसलिए कर लेते हैं, खरीफ की, बच्चों को खरीफ की नहीं पता है कि खरीफ में कौन कौन सी हमारी फसलें आती हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। यहां पे बात ये हो रही है कि खरीफ की जो खेती है वो प्रेजेंट टाइम में खराब हो गई है। अच्छा, आप बोलोगे कि यहां पे बारिश तो अच्छी हुई है, बारिश जो हुई है वो सामान्य से लगभग 6.8% जो है वो ज्यादा हुई है, 1% ज्यादा हुई है, मतलब सामान्य से 6.8% ज्यादा हुई है, जो कि अच्छी मानी जाती है। ये बारिश अच्छी मानी जाती है फसल के लिए, खरीफ जैसी फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। अब आप बोलोगे कि खरीफ के लिए तो अच्छी मानी जाती है, पर यहां पे दो जो फसलें हैं स्पेशली, वो दोनों की दोनों क्या हो गई हैं? बर्बाद हो गई हैं। सोयाबीन एक है और दूसरी उड़द है, ठीक है, उड़द है। दोनों फसलें बेसिकली क्या हो गई हैं? बर्बाद हो गई। अब बर्बाद कैसे हुई है? देखिए, दोनों फसलें जो हैं वो लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में ये बो दी जाती हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में जो खरीफ है दोनों फसलें हैं बेसिकली बो दी जाती हैं, और उस समय इनको बेसिकली पानी की दरकार होती है। बहुत ज्यादा पानी की नहीं, लेकिन हाँ मध्यम वर्ग का जो पानी होता है, स्पेशली बारिश का जो पानी होता है, वो उनको दरकार होती है। लेकिन जुलाई में कोई भी बारिश नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद अगस्त में जब बारिश हुई तो अगस्त की भी शुरुआत में कोई बारिश नहीं हो, और अगस्त के लास्ट वीक में जम के बारिश हो गई, ठीक है। तो उस बारिश का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि यहां पे तो करीब 1.5 महीने से ऊपर का समय बीत चुका था और इनको पानी नहीं मिला था, और फिर बारिश हुई तो एकदम से जम के हुई, जिसमें फसलें जो हैं वो क्या हो गई? डूब गई बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे दो फसलें जो थी उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और ये जो खबर आई है ये बेसिकली आई है आपके एमपी से, मध्य प्रदेश से आई है, ठीक है। तो कोई भी राज्य हो, बेसिकली हमारा फसलों का नुकसान हुआ। दूसरी बात यहां पे करते हैं कि जो है कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि रबी, खरीफ और जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो यहां पे आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। देखिए, रबी की जो फसल होती है ना, वो बेसिकली होती है जाड़े की जो फसल होती है वो रबी की फसल कहलाती है लगभग, ठीक है। तो इसकी जो बुवाई होती है वो अक्टूबर से हो जाती है, और अक्टूबर के लास्ट वीक से या अक्टूबर के मध्य से हो जाती है, और कहां तक चलती है? ये फरवरी या मार्च तक, ठीक है। फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते तक ये बेसिकली इसको काट दिया जाता है, ठीक है। तो रबी की फसल जो है वो अक्टूबर के मध्य से बोना स्टार्ट हो जाती है, और फरवरी के आखिरी तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक इसकी भी कटाई हो जाती है, ठीक है। खरीफ जो है वो, खरीफ की जो फसल होती है वो बेसिकली आपकी होती है जुलाई के फर्स्ट वीक से होती है, और कब तक मतलब इसकी बुआई कटाई कब होती है? ये अक्टूबर के एंड में या अक्टूबर की 15 तारीख तक या 15-20 तारीख तक इसकी कटाई हो जाती है। जायद की बात करते हैं तो जायद की होती है अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर के और करीब आधे जून तक इसकी जी क्या हो जाती है? कटाई वगैरह हो जाती है। अब इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? रबी में जो बेसिकली फसल आती है आप लिख लीजिए, जैसे सरसों आती है, ठीक है, मटर, तोरियां, ठीक है, और गेहूं, ये सब फसलें किसमें आती हैं? रबी में आती हैं। खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं? धान,
चावल मत बोलिएगा, धान होता है, धान के अंदर से ही चावल निकलता है, धान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मक्का हो गया, ठीक है, मक्का हो गया। और बात करते हैं ज्वार बाजरा, ठीक है, ज्वार बाजरा, धान मक्का ज्वार बाजरा, ठीक है, ये सब फसलें आती हैं बेसिकली। जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं? जायद में अगर बात करें तो यहां पे आती है आपकी खरीफ में ये दोनों फसलें भी लिखिएगा, सोयाबीन और उड़द, ठीक है। इसके बाद जायद में आती हैं आपकी, आ जाती हैं, जैसे मैं बात करता हूं मूंग की दाल, ठीक है, मूंग। दूसरा जो रसदार फल होते हैं, तरबूज खरबूजा, तरबूज खरबूजा हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब फसल जो होती हैं वो आपकी जायद में आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पेज पे चलते हैं। और अगला पेज कौन सा है? ये अपना है द वर्ल्ड के पेज पे चलते हैं। और द वर्ल्ड के पेज पे कौन सी खबर है आप लोग देखिएगा। द वर्ल्ड के पेज पे यहां पे यूएस मिलिट्री की खबर है। तो यूएस जो मिलिट्री है वो रिड्यूस करी जा रही है, कहां पे? इराक में। तो यहां पे जो यूएस ट्रॉप्स थे, यूएस ट्रॉप्स, ठीक है, ट्रॉप्स का मतलब होता है सैन्य दल। जो यूएस के ट्रॉप्स थे उनको रिड्यूस किया जा रहा है इराक से। इराक जो देश है वहां पे लगभग 5200 जो है वो सैन्य, क्या कहते हैं, सैनिक जो है यूएसए के, वो क्या थे, वहां पे लगाए गए थे। और अभी क्या हो रहा है, वहां से विड्रॉ किए जा रहे हैं। और लगभग अब 3000 सैनिक ही वहां पे इराक में रहेंगे, अमेरिका के, ठीक है। अच्छा, ये सैनिक बेसिकली थे क्यों और ये वापस क्यों लाए जा रहे हैं, ये बात दोनों समझिएगा। पहली बात तो यहां पे इस्लामिक स्टेट जो है, इस्लामिक स्टेट जो टेररिस्ट ग्रुप चलता है, टेररिस्ट ग्रुप जो चलता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, वो जैसे कुवैत हो गया आपका, इराक हो गया, ठीक है, बहरीन हो गया, ये सब देशों में बेसिकली क्या है, अभी भी आईएस का जो है अपना कब्जा है, ठीक है, कुछ कुछ जगह अपना कब्जा है। तो उस चीज को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यहां पे जो है यूएस ट्रॉप्स यहां पे मौजूद किए गए थे इराक में। अभी क्या है, ये अब हटाए क्यों जा रहे हैं? हटाए इसलिए जा रहे हैं कि ये यूएसए में चुनाव होने वाला है। यूएसए में नवंबर में चुनाव होने वाला है। और जब 2016 में जब चुनाव हुआ था, उस समय जो इस समय के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वादा किया था कि जब हम जीत के आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी देश हैं वहां से अपनी आर्मी वापस बुला लेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि देखो, हमने अपना वादा पूरा किया, हम जहां जिन देशों में हमारी सेना तैनात थी वहां से हम वापस बुला रहे हैं और अपने लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। तो बस ये दिखाना चाहते हैं कि हमें अपने देशवासियों की फिक्र है, वो भले ही सैनिक हो, तो हम अपने सैनिकों को इसलिए वापस बुला रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर वापस बुलाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। इराक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इराक की जो राजधानी है वो क्या है, बगदाद है, ठीक है, बगदाद है। और जो मुद्रा चलती है, जो करेंसी चलती है, वो क्या चलती है, यहां पे इराकी दिनार चलती है, इराकी दिनार चलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहां के जो राष्ट्रपति हैं वो बेहराम सली हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? बेहराम सली, बेहराम सली है, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन है आप लोग बताइएगा? प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा अल कदीसी, मुस्तफा अल कदीसी हैं, मुस्तफा अल कदीसी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 13 पे ही चलते हैं, वर्ल्ड पे पेज पे ही रहते हैं। और यहां पे ये जो बेलारूस की कहानी है ना, ये भाई आगे बढ़ ही नहीं रही है। अब लगता है कि बेलारूस जो है वो पूरा डिक्टेटर पे उतर आया है, अपने लोगों को मारने मरवाने पे, ठीक है। बेलारूस की कहानी ये है, यहां पे बेलारूस जो है रशिया के बगल में एक देश है, बहुत छोटा सा देश है। और 1991 में इसका संविधान बना था बेलारूस का। बेलारूस के बारे में बता देता हूं। बेलारूस का जो है, बेलारूस का संविधान कब बना था? 1991 में बना था। और सबसे पहला जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ था वो 1994 में हुआ था। ये कैसा इलेक्शन हुआ था? प्रेसिडेंशियल। यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं सीधे, ठीक है, जैसे अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। और उसमें एक पर्सन जीत के आया था, उसका नाम था अलेक्जेंडर लुकाशेंको,
लुकाशेंको, ठीक है। ये बेसिकली, अब ये डिक्टेटर कैसे है समझिएगा। 1994 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं अब तक, 9 ये जो अगस्त 2020 तक जितने भी चुनाव हुए हैं अब तक, प्रेसिडेंशियल की बात कर रहा हूं, उसमें सिर्फ एक ही बंदा जीता है, वो भी ये। मतलब इसने किसी और को जीतने ही नहीं दिया। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके इसने सारे के सारे इलेक्शन जीते हैं। और अभी जो 9 अगस्त 2020 का जो इलेक्शन हुआ है, ये भी इसने इसी तरह जीता है। जितने भी अपोजिशन में लोग थे उनको एक एक करके मनी लॉन्ड्रिंग केस में या फिर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने के केस में उन्होंने अंदर करवा दिया। और जब अपोजिशन रहा ही नहीं तो उसने क्या किया, आराम से इलेक्शन पूरा जीत लिया। अभी जो है, जो मेन अपोजिशन लीडर जो खड़ी हुई थी इनके खिलाफ, माना यह जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा मतों से जीत जाएंगे, पर इसने वहां पे भी गड़बड़ी करी और इलेक्शन कमीशन जो थी वहां की, उनको बेसिकली निष्पक्ष ना होने पर उसने मतलब निष्पक्ष होने नहीं दिया वहां पे, ठीक है। और अपने फेवर में बहुत सारे वोट इसने कराए, ठीक है, बाय द मिलिट्री, बाय द बेलारूस मिलिट्री और बाय द बेलारूस पुलिस, ठीक है। तो यहां पे बात यह है कि यहां पे एक पर्सन है, उनका नाम है मैक्सिम ज़नैक, ठीक है, आपके सामने दिख भी रहे होंगे, मैक्सिम ज़नैक करके हैं। इनको ये मेन अपोजिशन अभी लीडर माने जा रहे थे और इनको भी अभी क्या कर दिया गया है, बेसिकली जेल में बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। और इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए क्योंकि ये जो है राष्ट्रपति के खिलाफ, ठीक है, देशद्रोह का मामला, बहुत सारे मामले इनके ऊपर लगाए गए हैं, ठीक है ना। और ये किसने लगाए हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही लगाएगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा। बेलारूस की थोड़ी सी कहानी यही थी। बेलारूस की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, राजधानी या कैपिटल की बात करें तो क्या है, मिन्स्क है, मिन्स्क, ठीक है, मिन्स्क है। और यहां पे जो मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है, रूबल चलती है। लेकिन ये रशिया रूबल नहीं है, बेलारूसीय रूबल है, ठीक है। इसकी मुद्रा का नाम है बेलारूस रूबल, बेलारूस रूबल। रूबल रशिया में भी चलती है और बेलारूस में भी चलती है, लेकिन यहाँ की करेंसी का नाम क्या है, बेलारूस रूबल है, और जो रशिया में चलती है वो रशियन रूबल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पेश यहाँ पे द वर्ल्ड पे बात करते हैं। ये बॉब वुडवर्ड की जो न्यूज है इस पे चलते हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने बॉब वुडवर्ड का नाम सुन रखा होगा, पर ही इज अ फेमस राइटर, ही इज अ वर्ल्ड फेमस राइटर, ठीक है। पहले एक बात ध्यान रखिएगा, बॉब वुडवर्ड, ठीक है, इस नाम को बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि यह आपके क्वेश्चन में आता है। बॉब वुडवर्ड ने अभी 2018 में समथिंग एक बुक लिखी थी द फियर नाम से, द फियर नाम से। और ये बुक जानते हो किसको डिनोट करती है, ये बुक डिनोट करती है बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी, इनकी नीतियां, ठीक है, इनके कितने घटिया फैसले और ये कैसे डेमोक्रेसी को कैसे बर्बाद करने के लिए काम करते हैं, ये सबका बेसिकली उल्लेख था द फियर में। और ये भी था कि जो है ये डरा के किसी को भी काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो द फियर बुक वर्ल्ड की मोस्ट सेलिंग बुक थी, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये किसने लिखी थी, बॉब वुडवर्ड ने लिखी थी। अच्छा, जब आप बोलोगे कि सर यहां पे 2018 में जब इतनी ज्यादा बिक रही थी तो इन पे क्या कहते हैं, बहुत सारे चार्जेस क्यों नहीं लगाए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लिखी हुई थी और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप उस समय प्रेसिडेंट भी थे, तो इनके ऊपर इनकी बुक बंद करवाते या बैन करवा देते या कुछ भी करवा देते। देखिए ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश नहीं करी थी, पर एक बात मानिएगा, आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं ना, तो जहां पे डेमोक्रेसी बची हुई है वो सिर्फ एक ही कंट्री है, यूएसए में, ठीक है। अपने इंडिया में भी डेमोक्रेसी बची नहीं है अब सिर्फ केवल खाली एक नंगा नाच होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि असली में जो डेमोक्रेसी बची हुई है ना, वो यूएसए में ही बची हुई है। अगर आप इनको बैन कर देना तो यहां पे बहुत सारे अपोजिशन लीडर थे जो इनके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाते और इनकी पार्टी भी इनके ऊपर खूब सारे चार्जेस लगाती है, ठीक है। तो यहां पे भी किसी को बैन नहीं किया जाता है। यहां पे जब कोई मीडिया सवाल पूछता है ना इनसे, तो इनकी भी खटिया खड़ी कर देता है।
ठीक है, तो डेमोक्रेसी अभी यहीं बची हुई, अपने इंडिया में तो डेमोक्रेसी नहीं बची। अगर आप मीडिया सवाल यहाँ पे पूछती नहीं, इंडिया में यहाँ पे पूछा जाता है अपने प्रधानमंत्री से कि आप आम कैसे खाते हो, आप मोर को दाना कैसे खिलाते हो, यहाँ पे ये चीज बातें होती हैं। ठीक है, आई एम सॉरी कि मुझे क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है यहाँ पे। तो बॉब वुडवर्ड ने एक पुस्तक लिखी थी द फियर नाम से, जो उस समय बहुत फेमस हुई थी। अभी बॉब वुड का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉब वुडवर्ड ने एक और पुस्तक लिखी है और उसका नाम है रेग नाम है। ठीक है, रेज नाम है और ये पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में एक चीज का जिक्र है, जब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लिया था 7 फरवरी को नियर अबाउट इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू का उल्लेख भी इस पुस्तक में है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था 7 फरवरी को जो उसका उल्लेख इस पुस्तक में भी किया गया है? बेसिकली बॉब वुडवर्ड ने एक इंटरव्यू लिया था डोनाल्ड ट्रंप का और पूछा था कि ये बताइए कि आप कोरोना वायरस के बारे में क्या सोचते हो। तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि ये जो कोरोना वायरस है वो नॉर्मल फ्लू नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी के रूप में सामने आएगा और इसका परिणाम पूरी दुनिया को भी भुगतना होगा। तो फिर यहां पे ये बोला था कि यह अच्छा ये बात है, तो आपने ये बात मीडिया में क्यों नहीं कही? तो कह रहा कि यह उन्होंने बोला कि अगर मैं मीडिया में ये बात बोलूंगा तो फिर बाद में हमारी कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे, और यूएसए एक जो कंट्री है जो सुपर पावर मानी जाती है, उसको लोग फिर क्रिटिसाइज करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्रिटिसिज्म से बचने के लिए इस जो इंटरव्यू का जो उल्लेख था वो दुनिया में और जगह नहीं किया। लेकिन